गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारतीय टीम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सफल भवन योजना। यानी कि आप डायरेक्ट सेलिंग में जाते होंगे तो आपको एसबीपी के बारे में बताया जाता होगा। एसबीपी यानी कि सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम। तो आज सफल भवन योजना यानी कि सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, इस चैप्टर का, इस ट्रेनिंग का आज फुल डिटेल्स जानने वाले हैं। और इस ट्रेनिंग में, इस सेशन में जितने भी मेन टॉपिक होते हैं और क्या-क्या हमें करना चाहिए, लिस्ट कैसे बनाना चाहिए, ये सभी योजना कैसे बनाना चाहिए और ये सभी जानकारियाँ सफल कैसे होते हैं, और सभी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए सभी जानकारी। तो सफल भवन योजना का पहला पॉइंट है हमारा एसबीपी। एसबीपी बोलते हैं शॉर्टकट में, और इसका एसबीपी का फुल फॉर्म होता है सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम। तो एसबीपी क्या है? एसबीपी यहाँ उत्तर पर है। यह एक निश्चित दायरा है और इस दायरे में रहकर काम करना एसबीपी कहलाता है। निश्चित दायरा कहने का मतलब है, एक बोतल से हम समझते हैं कि एक बोतल में जितना जगह रहता है उतना ही पानी लेता है। अगर ज़्यादा पानी डालने का कोशिश कीजिएगा तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं, उसका जो भी नियम कानून सिस्टम है उसका पालन करेंगे तभी आप किसी भी कंपनी में सक्सेस हो सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, चाहे वो एमएलएम कोई भी कंपनी हो। तो एसबीपी का यही मतलब है, और एसबीपी में क्या-क्या हमें जानकारियाँ लेनी चाहिए आज के इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो एसबीपी क्या है? एसबीपी एक निश्चित दायरा है और इस दायरे में रहकर ही काम करना एसबीपी कहलाता है। यानी कि एसबीपी के अंदर आपको बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन, सिस्टम, नियम, कानून कि किस प्रकार से हमें कंपनी में रहना चाहिए, रूम में रहना चाहिए, रोड पर चलना चाहिए, ये सभी हमें इस वीडियो में जानेंगे। तो बात करते हैं सफल का। सफल, जो व्यक्ति अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर ले, उसे सफल कहते हैं। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, नरेंद्र मोदी। तो सफल किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर ले, उसे सफल कहते हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी। जो बंदा सिर्फ रेलवे स्टेशन में टिकट बेचता था, उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन वही बंदा अपने दिक्कत परेशानियों का सामना किया और दिक्कत परेशानियों का सामना करने करने के बाद आज धोनी बहुत ही शानदार क्रिकेटर है और बहुत ही जाने-माने क्रिकेटरों में से एक है। आज इंडिया में बहुत सारे लोग धोनी को थाला भाई के नाम से भी जानते हैं। तो क्या ये बंदा अचानक बन गया है धोनी, या फिर अचानक क्रिकेटर बन गया? नहीं, ऐसा नहीं है। उसने अपने जीवन में बहुत सारे दिक्कत परेशानियों को झेला, तब जाके उसे मूल्यवान लक्ष्य प्राप्त किया, यानी कि क्रिकेटर बना। वही बात करते हैं रोहित शर्मा की, जो जो भी ग्लेज़ ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते होंगे, वो रोहित शर्मा का नाम सुने होंगे। तो रोहित शर्मा भी अचानक ग्लेज़ में सफल नहीं हुआ, वो भी बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना किया, तब जाके ग्लेज़ में सफल हुआ और एक स्टार रेडियो बन के अभी काम कर रहे हैं ग्लेज़ ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, गेलवे बिज़नेस में। वही बात करें नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी अचानक देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। वो शुरू-शुरू में बता रहे थे कि वो चाय बेचते थे, तो चाय बेचते-बेचते धीरे-धीरे बहुत सारे मतलब कि मुखिया का चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े, तो बाद में जाके वो प्रधानमंत्री बने। यानी कि बहुत दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य प्राप्त किए, यानी कि प्रधानमंत्री बने। तो ये सफल व्यक्ति होता है। उसी प्रकार आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हो काम करने के लिए, वहाँ पर आपको दिक्कत परेशानी बहुत होगी, खाने में दिक्कत होगी, रहने में दिक्कत होगी। तो ये सभी दिक्कत परेशानियों को झेलेंगे तो आप सफल बन सकेंगे। तो सफल बनने के लिए आपको दिक्कत परेशानियों को झेलना ही पड़ेगा। कम खाना खाना पड़ेगा और जैसे आपका अपलाइन बोलेगा वैसा ही करना पड़ेगा। सफल का तोड़ क्या होता है? सही फैसला, सा से सही, फा से फैसला, ला से लक्ष्य। यानी कि सही फैसला और लक्ष्य के साथ आपको काम करना होगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। सही हमारा क्या रहेगा? जो भी काम कर रहे हैं आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, वहाँ पर आपको सही फैसला लेना होगा कि काम करना है और अपने अप्लायंस के द्वारा जो भी बताया जाता है वही करना है। तब जाकर आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। वहीं बात करते हैं भवन की। भवन किसे कहते हैं? पृथ्वी के समतल भू-धरातल पर बना एक ऐसा इमारत जो 4 पिलरों पर खड़ा हो, तो जिसमें ट्रिपल एमएमएम का प्रयोग हुआ हो, जैसे मनी माइंड मटेरियल, तथा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उसमें अपना जीवन यापन करते हैं, उसे भवन कहते हैं। तो ये भवन कहने का मतलब यही है कि पृथ्वी की समतल भरात, यानी कि जो बराबर धरती रहता है, उस पर एक बना एक ऐसा इमारत जो 4 पिलर पर खड़ा होता है। जो भवन होता है वो 4 पिलर पर खड़ा होता है, जिसमें ट्रिपल एमएम का मतलब कहने का मतलब है मनी, माइंड, मटेरियल। यानी कि मनी पैसा भी लगता है, दिमाग भी लगता है, माइंड कहने का मतलब है, मटेरियल कहने का मतलब है जो भी हमारा सामान होता है वो लगता है। और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने जीवन को यापन करते हैं उस भवन में, उसी को बोलते हैं, उस घर में उसी को बोलते हैं भवन। और भवन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि
हम जो भी काम करने वाले हैं, चाहे वो जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, एक ऐसे भवन का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसे कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, आप एक ऐसे बिजनेस के स्टार्टर कर रहे हैं जो आपको सदियों तक काम देगा। तो भवन का उदाहरण इसलिए लिया गया है यहाँ पे कि जिस प्रकार से हम भवन बनाते हैं और कई सालों तक वो हमारा चलता रहता है, उसी प्रकार से अगर हम इस बिज़नेस में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने गए हों, चाहे वो गेलवे हो, सेपसेप हो, वेस्टीज हो, वैसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ हैं। तो भवन की तरह आप जिस भी कंपनी में काम करेंगे, वो आपको बहुत दिन तक फ़ायदा करेगा। और भवन का तोड़ है यहाँ पे भा से भविष्य और वा से विश्वास और ना से निर्माण। यानी कि भवन जो बनाएँगे, यानी जो भी आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करेंगे, वो भविष्य के लिए करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे और निर्माण करेंगे तो अपने जीवन यापन करने के लिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं भवन के 4 पिलरों के नाम। भवन का भी 4 पिलर होता है और उन सभी चारों पिलरों का नाम देखते हैं यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाता होगा तो आप बताते होंगे कि लेफ्ट, राइट या फिर जो भी आपको समझ में आए वो बताते होंगे कि भवन के ये ही 4 पिलर होते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि भवन के भी 4 पिलर होते हैं और 4 पिलरों का फुल डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। तो भवन के 4 पिलर है, पहला है शिक्षा यानी एजुकेशन, दूसरा है नियम एवं शर्तें रूल एंड रेगुलेशन और तीसरा है सूची, चौथा है कार्य। यानी कि भवन को बनाने के लिए आपको शिक्षा चाहिए, नियम और शर्तें क्या कैसे-कैसे करना चाहिए वो भी चाहिए, लिस्ट चाहिए कि क्या-क्या लगेगा, कार्य यानी कि वर्कर चाहिए। तो भवन के 4 पिलर में से हम पहले एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे, शिक्षा के ऊपर कि हमें क्या जानकारी लेनी चाहिए और किस प्रकार से हमें भवन के निर्माण कर सकते हैं या फिर अपने बिज़नेस को शुरुआत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की वह प्रणाली है जो हमारे आंतरिक गुणों को आदान-प्रदान करने का कार्य करती है। यानी कि शिक्षा करने का मतलब है आप बहुत सारे स्कूल कॉलेज में काम तो नहीं पर शिक्षा ग्रहण करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, तो आपको शिक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। ज़्यादा जानकारी होगी भी लेकिन आपसे पूछा जाता होगा कि शिक्षा किसे कहते हैं? तो आप बता नहीं पाएँगे। तो ऐसे में आपको अ, क सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में बताया जाता होगा कि शिक्षा का डेफिनेशन कि शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की वह प्रणाली है जो हमारे आंतरिक गुणों को आदान-प्रदान करने का काम करती है। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा 2 प्रकार का होता है, औपचारिक शिक्षा होता है, अनौपचारिक शिक्षा का होता है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जो हमें स्कूल और कॉलेज के द्वारा प्राप्त होता है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे कि हमें मास्टर द्वारा जो भी बताया जाता है कि बड़े से कैसे बात करना चाहिए, बड़े को आप लगाकर बात करनी चाहिए, छोटे को तुम लगाकर बात करनी चाहिए। किस प्रकार से हमें एक पारंपरिक तरीकों से रहने-सहने का जो तरीका बताती है, वो बताती है हमें औपचारिक शिक्षा के माध्यम से और औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो हमें स्कूल कॉलेज के द्वारा प्राप्त होती है। वहीं बात करें अनौपचारिक शिक्षा की, तो अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जो हमें गाँव समाज के द्वारा प्राप्त होता है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे कि बड़े-छोटे का कोई लाज-लिहाज़ नहीं करना, जैसे कि गाली देकर बात करना, ऐसे-वैसे मतलब ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शिक्षा को बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। और शिक्षा 3 तरह से लिया जाता है। शिक्षा जो होता है 3 तरह से लिया जाता है। पहला है प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 क्लास तक जो शिक्षा होता है वो कहलाता है हमारा प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा यानी कि 5 से 8 क्लास तक की 5वाँ क्लास से 8 क्लास तक आप पढ़ाई करते हैं तो वो हमारा हो गया माध्यमिक शिक्षा। उच्च स्तरीय शिक्षा की बात करें तो 8 क्लास से जितने भी आगे के क्लास होते हैं वो सभी होता है हमारा उच्च स्तरीय की शिक्षा। आगे हम बढ़ते हैं। अब ग्लेज़ में 11 ट्रेनिंग क्लास है और इन ट्रेनिंग क्लास का जो जो ले लेगा वह किसी को भी पछाड़ सकता है। ग्लेज़ के ही नहीं बल्कि आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए जाएँगे तो वहाँ पर आपको 11 ट्रेनिंग क्लास ही बताया जाता होगा और बताया जाएगा भी। क्योंकि इस क्लास को, इस सेशन को, इस ट्रेनिंग को लेने के बाद कोई भी बंदा अगर पढ़ाई नहीं भी किया हो, वो पढ़ाई वाले व्यक्ति को भी पछाड़ सकता है यानी कि नीचे गिरा सकता है। तो आज की वीडियो में पूरा देख लीजिए कि किस प्रकार से 11 ट्रेनिंग क्लास के माध्यम से ग्लेज़ का बंदा किसी भी बंदे को पछाड़ सकता है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको भी पछाड़ सकता है, सिर्फ़ ग्लेज़ के ट्रेनिंग से, ग्लेज़ के सेशन से। तो पहला हमारा जो ट्रेनिंग क्लास है वह है शिक्षा व्यापार कक्ष बिज़नेस एजुकेशन क्लास जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं बीईसी। दूसरा हमारा ट्रेनिंग क्लास है एक मेहमान की मानसिकता को दूर करना तथा सीधे बाज़ार का भविष्य बताना यानी कि साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तीसरा हमारा ट्रेनिंग है सफल भवन योजना जो कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये सफल भवन योजना का ही ट्रेनिंग अभी चल रहा है, सेशन चल रहा है इस वीडियो में। सफल भवन योजना जिसे बोलते हैं सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम शॉर्टकट में एसबीपी। चौथा है आपका हाउ टू अप्रोच यानी बातचीत करने का तरीका। पाँचवां है संदेश भेजने का तरीका प्रोटेक्ट योर मैसेज। छठा है एक समूह की कार्यशक्ति पावर ऑफ टीम वर्क। सातवां है औसत का नियम लॉ ऑफ एवरेज। आठवां है सफलता की राह सक्सेस ओरिएंटेशन। नौवां है समझाना तथा देखरेख करना क्लोजिंग एंड फॉलो अप जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजिंग एंड फॉलो अप। 10वां है हमारा सवाल जवाब करना और इंग्लिश में बोलते हैं मंडे फॉर वर्कशॉप। 11 है हमारा 11 ट्रेनिंग क्लास पहला कदम तथा सही कदम फर्स्ट स्टेप एंड राइट स्टेप। तो ये है हमारा 11 ट्रेनिंग क्लास और इस ट्रेनिंग क्लास को, इन सभी ट्रेनिंग क्लास को 11 के 11 ट्रेनिंग क्लास को जो भी बंदा ले लेगा वह पढ़ा नहीं रहेगा फिर भी इन ट्रेनिंग क्लास के
माध्यम से किसी भी बंदे को पछाड़ सकता है, पढ़ा-लिखा व्यक्ति को, और इन सभी पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं आगे की वीडियो में। आज की वीडियो में हम सिर्फ़ एसवीपी के ऊपर बात करेंगे, सफल भवन योजना के ऊपर ही बात करेंगे। और दूसरा पर आते हैं, भवन के 4 पिलर में से आपका आता है दूसरा में नियम एवं शर्तें, रूल एंड रेगुलेशन। कंपनी के मालिक द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना नियम और शर्तें कहलाती है। यही हमारा नियम और शर्तें कहलाती है। और नियम और शर्तें के ऊपर बात कर लेते हैं अभी कि हमारा आता है रूम का रूल्स, और दूसरा आता है रोड का रूल्स, तीसरा आता है सेंटर का रूल्स, और चौथा आता है ऑफिस का रूल्स। और इन चारों रूल्स के ऊपर अभी हम बात करेंगे विस्तार से, तो वीडियो पर बने रहें। बात करते हैं रूम रूल्स का। रूम रूल्स का पहला पॉइंट है, रूम में शोर-शराबा नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं भी किसी के रूम में जाते हैं या फिर अपने रूम में ही मान के चलिए, तो रूम में ज़्यादा शोर-शराबा नहीं करना है, क्योंकि नए गेस्ट आए रहते हैं, उनको कोई प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। तो रूम में शोर-शराबा नहीं करना चाहिए, अपने से सीनियर लोगों का सम्मान करना चाहिए। यानी कोई भी हमारे रूम में जब नया नहीं बल्कि सीनियर आता है, नया और सीनियर दोनों का भी सम्मान करना है, क्योंकि नया व्यक्ति आता है तो उसको कोई सिस्टम का पालन नहीं आता होगा, तो उसका भी सम्मान करना है, उसको भी बताना है। और अगला पॉइंट है हमारा, जब भी कोई सीनियर रूम में आए तो उसको पानी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठे रहना चाहिए या फिर हाथ नहीं मिलाना चाहिए। जब भी कोई सीनियर आए तो हाथ मिलाना चाहिए रूम में, और पानी भी देना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे घर में मान के चलिए घर में आता है कोई नया गेस्ट या फिर कोई भी गेस्ट नया जब आता है, तो उसको पानी देकर सम्मान करते हैं। तो मोबाइल का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप रूम में रहते हैं तो मोबाइल में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए कीजिए, और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा साउंड में नहीं बजाना है। अगला पॉइंट है रूम का रूल्स का, कि किसी का सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई नया व्यक्ति आता है या किसी का भी सामान हो, चाहे वो पुराना व्यक्ति का हो, दूसरे रूम के व्यक्ति हो, या फिर आपके रूम का ही व्यक्ति क्यों ना हो, किसी के भी सामान को आपको हाथ नहीं लगाना है, नहीं छूना है। और अगला पॉइंट है, तंबाकू, खैनी, गुटखा, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सभी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि गुटखा, खैनी नशीले पदार्थ होते हैं, और इन सभी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला आता है हमारा रोड का रूल्स। रोड का रूल्स क्या है? तो रोड का रूल्स है, रोड में हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। हमेशा आप रोड में चलेंगे तो बाईं ओर ही चलें, रोड के बाएँ साइड। और अगला पॉइंट है रोड के रूल्स का, कि रोड पर चलते समय, करते यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन रोड पर चलते समय अपने चारों तरफ देख लेना चाहिए कि हमारे आगे-पीछे कहीं गाड़ी तो नहीं आ रही है। अगला पॉइंट है रोड के नियम का, कि रोड में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो रोड में कोई भी अगर बाइक से कोई बंदा इधर से उधर जा रहा है, तो आपके हाथ से खींच कर ले भी सकता है। तो ऐसे में ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मोबाइल को अपने पैकेट में रखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल को अगर इस्तेमाल करेंगे आपको नहीं दिखाई देगा कि पीछे से गाड़ी आ रहा है अभी, तो आपको पीछे से ठोक भी सकता है। तो ऐसे में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना रोड के ऊपर। तो ये होता है हमारा रोड का रूल्स। किसी सीनियर से मुँह नहीं लगाना चाहिए। रोड में आते वक़्त अपने कहीं भी, या फिर ट्रेनिंग से आते होंगे या फिर अपने ऑफिस से आते होंगे, तो आपको रोड में आते समय सीनियर से मुँह नहीं लगाना है। और अगला पॉइंट है, अपने डोरलाइन्स का क्लोजिंग करते आना है। जो भी आपका डोरलाइन हो, ट्रेनिंग के माध्यम से, और ट्रेनिंग लेके वहाँ से आते होंगे अपने सेंटर से, तो वहाँ पर आते समय हमें रोड से ही आते होंगे, तो आते-आते आपके डोरलाइन को भी क्लोजिंग करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि किसी दूसरे लोगों को ज़्यादा देखना नहीं चाहिए। दूसरे लोगों को, यानी कि जो भी लोकल एरिया के लोग रहते हैं, उन सभी को ज़्यादा ताक-झाँक नहीं करना चाहिए। अब सेंटर का रूल्स क्या है, कि सेंटर में आपको किस प्रकार से रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और सेंटर जाना चाहिए। सेंटर का रूल ये कहता है कि सुबह हम जल्दी उठें और सेंटर जाएँ। और अगला पॉइंट है, उठने के साथ अपने बिस्तर को मोड़ दें। उठने के साथ बिस्तर को मोड़ देना है, ताकि कोई व्यक्ति अगर आए तो उस पर चढ़े ना, और चढ़ जाते हैं तो उसमें धूल-कण पड़ जाते हैं। तो गंदगी फैलने के कारण आपको खुजली भी हो सकती है। तो सेंटर का रूल ये भी कहता है कि उठने के साथ अपने बिस्तर को मोड़ दें, और तभी सेंटर जाएँ। और सुबह सेंटर जल्दी जाना है। सेंटर जल्दी जाना चाहिए और अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। सेंटर हमें जल्दी जाना चाहिए और डेली अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, क्योंकि आपके बोलने से आपके अंदर का डर जो रहता है वो दूर होगा। अगला पॉइंट है, सेंटर में ज़्यादा शोर-शराबा नहीं करना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए। ज़्यादा शोर करने से आपके दूसरे लोगों को जो भी इंट्रोडक्शन देते हैं उनको दिक्कत होता है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पाता है। या उनके द्वारा दिए गए बोले जाने वाले जो भी बोले जाते हैं उनको जो सुनाई नहीं देगा, तो उसका जवाब कैसे देंगे? तो ज़्यादा सेंटर में शोर नहीं करना है। अगला पॉइंट है, सभी सीनियर्स से हाथ मिलाना चाहिए। जो भी आपके सीनियर होते हैं सेंटर में, वो सभी सीनियर से आपको हाथ मिलाना है। मोबाइल या नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेंटर में भी आपको मोबाइल या नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इधर-उधर लड़कियों को ताक-झाँक नहीं करना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब ये है, इधर-उधर नहीं देखना है चाहिए।
तो यही कहने का मतलब है ज़्यादातर लड़के जो होते हैं लड़कियों को ताक-झाँक करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपका ध्यान इधर-उधर भटक जाएगा तो आप ट्रेनिंग अच्छे से नहीं ले पाएँगे, अच्छे से नहीं समझ पाएँगे। अब आता है ऑफ़िस का रूल। ऑफ़िस का रूल्स क्या कहता है कि ऑफ़िस जाते समय अपना और अपना गेस्ट का मोबाइल बंद कर लेना चाहिए। ऑफ़िस आप जब भी जाते हैं अपने गेस्ट का इंटरव्यू करवाने के लिए, अपने गेस्ट को एंट्री करवाने के लिए, जॉइनिंग करवाने के लिए, तो वहाँ ऑफ़िस जाते समय रोड पर ही या फिर रूम पे ही मोबाइल रूम पर रख दें या फिर जाते समय ऑफिस जाते समय आप अपने और अपना गेस्ट का मोबाइल बंद कर लें, स्विच ऑफ कर लें। गेस्ट को सीनियर्स के बारे में अपर हेडसेट लगाना चाहिए कि वो अगर चाहेंगे तभी आपका काम हो पाएगा। तो ऐसे में आपको थोड़ा-सा उनके प्रति जो भी जागरूक होता है वो उसके अंदर पैदा कर देना है गेस्ट के अंदर, ताकि उनका बात ध्यान से समझ पाएँ और सीख पाएँ। और अगला पॉइंट है ऑफ़िस में नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑफ़िस में भी आप नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको ऑफ़िस में भी नशीले पदार्थ का नहीं करना है। ऑफ़िस के किसी भी सामान को नहीं छूना चाहिए। ऑफ़िस में ज़्यादा ताक-झाँक नहीं करना चाहिए। ऑफ़िस में अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी कि गाली-गलौज नहीं करना चाहिए या फिर जो भी गाँव समाज का जो अनौपचारिक शिक्षा होता है वैसा हमें नहीं करना चाहिए। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट सेलिंग का ये रूल्स और रेगुलेशंस, ताकि आप इन रूल और रेगुलेशंस को फ़ॉलो करके आप जल्दी से जल्दी सफल हो पाएँ और जल्दी से जल्दी अपने काम काम में सक्सेस हो पाएँ। अगला आता है हमारा लिस्ट। आपने भवन के 4 पिलरों में से आपने देखा होगा कि शिक्षा किसे कहते हैं और शिक्षा हमें किस प्रकार से लेना चाहिए। इस प्रकार से अगर आपको किसी भी बिज़नेस में कामयाब होना है तो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस को फ़ॉलो करना होगा। और डायरेक्ट सेलिंग में 4 ही रूल होते हैं। पहला होता है रूम का रूल, दूसरा होता है रोड का रूल, तीसरा होता है सेंटर का रूल और चौथा होता है आपका ऑफ़िस का रूल। तो ये रूल्स को आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में रूल्स का पालन कर लेते हैं, इन चारों रूल्स का, तो आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब हो सकते हैं। और भवन के 4 पिलरों में से हमारा तीसरा पिलर है सूची यानी लिस्ट। तो किसी भी कोरे कागज़ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से सजा-धजा कर लिखना लिस्ट कहलाता है। जैसे शादी का लिस्ट होता है, राशन का लिस्ट होता है, तो मान के चलिए कि आप विलेज में भी गए हैं, तो विलेज में भी आपको एक लिस्ट बनाना पड़ता है। लोगों का लिस्ट रहता है और लोगों का लिस्ट बनाकर आप अच्छे से काम कर पाएँगे और जितना ज़्यादा लिस्ट रहेगा, उतना ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तो किसी कोरे कागज़ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान क्रमबद्ध तरीके से सजा-धजा कर लिखना ही लिस्ट कहलाता है और लिस्ट जो होता है वो लोगों का लिस्ट रहता है विलेज में। लिस्ट के बाद आप भवन के ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो भवन बनाने के लिए भी आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा कि क्या सामान लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन आपको किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब होना है, तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा और वो लिस्ट होता है लोगों का लिस्ट, ताकि आप अभी बनाएँ और भविष्य तक काम दे। और बात करते हैं लिस्ट को 4 भागों में तोड़ा गया है। पहला होता है गरम बाज़ार हॉट मार्केट, दूसरा होता है लचीला बाज़ार वार्म मार्केट और तीसरा होता है ठंडा बाज़ार कोल्ड मार्केट और साफ-सुथरा बाज़ार यानी कि फ्रेश मार्केट। तो ये हमारे 4 मार्केट होते हैं लिस्ट के 4 लिस्ट को 4 भागों में तोड़ा गया है। हॉट मार्केट यानी कि जो व्यक्ति हमारे ऊपर हॉट मार्केट कहने का मतलब है जो व्यक्ति हमारे ऊपर 100% विश्वास करता है, वैसे व्यक्ति को आप हॉट मार्केट बोलेंगे, हम हॉट मार्केट बोलेंगे और वार्म मार्केट लचीला बाज़ार जो व्यक्ति हमारे ऊपर 50% विश्वास करता है, आधा विश्वास करता है, उसे बोलते हैं वो वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट जो व्यक्ति हमारे ऊपर 25% विश्वास करता है, उसे बोलते हैं कोल्ड मार्केट और वही फ्रेश मार्केट की बात करें तो 0% और 100% के बीच में, यानी कि जो व्यक्ति हमारे ऊपर ना के बराबर, हाँ के बराबर, यानी कि जो व्यक्ति हमारे ऊपर का विश्वास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, यानी कि दुविधा में डालता है, वैसे व्यक्ति को हम बोलते हैं साफ-सुथरा बाज़ार, फ्रेश मार्केट। तो हम लिस्ट भी बनाएँगे तो हॉट मार्केट से, वार्म मार्केट से, कोल्ड मार्केट से और फ्रेश मार्केट से बनाएँगे। तो ऐसे लोग जो आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, उनका हॉट मार्केट में आ जाएँगे वो सब और वैसे व्यक्ति जो आपके ऊपर आधा विश्वास करते हैं, वो वार्म मार्केट में आएँगे और वैसे व्यक्ति आपके ऊपर जो बहुत कम विश्वास करते हैं, वो कोल्ड मार्केट में आएँगे और वही व्यक्ति हमारे ऊपर नहीं विश्वास करते हैं, वैसे व्यक्ति को हम फ्रेश मार्केट बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं भवन के 4 पिलरों में से एक लास्ट पिलर कार्य के बारे में कि कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खपत होती है, उसे कार्य कहते हैं। जैसे कुर्सी को एक जगह से दूसरी जगह ले गए, तो हमारा शारीरिक शरीर का भी इस्तेमाल हुआ और मानसिक यानी कि दिमाग का भी इस्तेमाल हुआ, तो इसी को बोलते हैं कार्य। और किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा खत्म होती है, उसे बोलते हैं कार्य। तो कार्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोफेशनल कार्य, दूसरा होता है नॉन प्रोफेशनल कार्य। अब प्रोफ़ेशनल कार्य के बारे में जान लेते हैं। प्रोफ़ेशनल कार्य क्या होता है कि जिस किसी खेल या कार्य में नियम एवं शर्तें लागू होती है तथा 5 प्रकार का प्रॉफ़िट होता है, उस जैसे कि नाम, सम्मान, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, उसे प्रोफ़ेशनल कार्य कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, इसमें क्या होता है, नाम मिलता है, इज़्ज़त मिलता है, सम्मान मिलता है, दौलत यानी पैसा मिलता है, शोहरत यानी पहचान छुड़ जाती है, तो इसी को बोलते हैं शोहरत। तो ऐसे खेल या काम जो
जिसमें नियम और शर्तें लागू होती है और 5 प्रकार का प्रॉफिट यानी फ़ायदा होता है, जैसे नाम, सम्मान, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत यानी कि ये 5 प्रकार का अगर आपको प्रॉफिट होता हो, फ़ायदा होता हो, तो वो प्रोफ़ेशनल कार्य कहलाता है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल। नॉन प्रोफ़ेशनल कार्य के बारे में बात कर लेते हैं, जिस किसी खेल या कार्य में नियम और शर्तें लागू नहीं होती है और 5 प्रकार का प्रॉफिट नहीं होता, उसे नॉन प्रोफ़ेशनल कार्य कहते हैं। जैसे कंचे खेलना, गिल्ली-डंडा खेलना, पतंग उड़ाना, ऐसे नॉन प्रोफ़ेशनल कार्य है, क्योंकि इसमें नाम-सम्मान आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो ये था हमारा एसवीपी का पूरा ट्रेनिंग सेशन और इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग बहुत कुछ जाने हैं कि अ, एसवीपी क्या होता है, लिस्ट क्या होता है और लिस्ट किस प्रकार से बनाना चाहिए। लिस्ट जो होता है वो किस प्रकार से बनाना चाहिए, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो अलग से इसका वीडियो आ जाएगा। और इस एसवीपी क्लास से अगर आपको कुछ सीख मिला तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आप तक तुरंत पहुँचे।